हेलो एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। आप सभी जानते हैं एनवायरनमेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चंस आपको लगभग सारे एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट के हो या फिर कोई भी ग्रुप सी या ग्रुप डी लेवल तक का हो। तो आज की बात हम करने वाले हैं नागोया प्रोटोकॉल पर। उससे पहले हम एक बात समझेंगे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड नागोया प्रोटोकॉल है क्या, ये कहां से आया। तो पहली चीज जो हमें समझनी है वो है कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आप समझ सकते हैं कन्वेंशन का मतलब होता है किसी चीज को प्रोटेक्ट करके रखना, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना, उसको प्रोटेक्ट करके रखना जिसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हमें मिलते रहे। मेरी बात समझ में आई। ये लगभग 1992 में 1992 में इसकी कहीं ना कहीं शुरुआत हुई थी, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की। इसको समराइज किया गया या फिर समझने के लिए इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक, उसमें से एक पार्ट है नागोया प्रोटोकॉल के। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसका एक पार्ट है नागोया प्रोटोकॉल। अब नागोया प्रोटोकॉल की बात करें तो एक कैसे पड़ा इसका नाम। ये नागोया एक शहर है जापान में, जहां पर एक एग्रीमेंट साइन हुआ बहुत सारी कंट्रीज ने, लगभग 142 कंट्रीज प्रेजेंटली उन्होंने ये एग्रीमेंट पर साइन किया। एक्चुअली 141 कंट्री और यूरोपियन यूनियन, इन्होंने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगा, बेनिफिट शेयरिंग होगी लोकल कम्युनिटी के साथ। किसका? बायोडाइवर्सिटी का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगा और बेनिफिट्स जो भी होंगे वो लोकल कम्युनिटी के साथ शेयर किए जाएंगे। दूसरा कंसर्न, ये एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। लीगली बाइंडिंग का मतलब होता है कोई भी कंसर्न पार्टी है जिसको इसके बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, दैट पार्टी कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड गो टू कोर्ट। मेरी बात समझ में आई? तो इसको बोलते हैं लीगली बाइंडिंग। अब नागोया प्रोटोकॉल की शुरुआत या फिर ये कब साइन हुआ था? 2010 में। डेट बताऊं तो 29 अक्टूबर 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी और भारत इसका एक मेंबर है। अब 141 कंट्रीज में मैं आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल दे देता हूं कि कौन नहीं है, तो आप याद रखना यूएसए इसका मेंबर नहीं है। ठीक, एग्जाम में अगर आपके आता है तो। आगे बात करते हैं कि ये इंश्योर करता है, ये बताता है कि कोई भी कंपनी या कोई भी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन जो रिसर्च कर रही है या प्रोडक्शन कर रही है, वो बायोलॉजिकल डाइवर्स प्रोडक्ट का यूज करेगी किसी भी कम्युनिटी के या किसी भी एरिया के, तो वहां से जो भी बेनिफिट्स आएंगे उनको उस लोकल कम्युनिटी के साथ शेयर किया जाएगा। बात समझ में आई? इसका पर्पस क्या था साइन होने का या फिर बनने का? इसका पर्पस था कि कंजर्वेशन को प्रमोट करना है, मतलब अर्थात कि जिस प्रोडक्ट का यूज करके रिसर्च हो रही है और डेवलपमेंट हो रहा है उसको कंजर्व करके रखना है। दूसरी चीज, सस्टेनेबल यूज होना चाहिए। सस्टेनेबल का मतलब है आज भी यूज हो, कल को भी यूज हो, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो बचा रहे, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल या समझदारी भरा प्रयोग, उसको आप सस्टेनेबल कह सकते हैं। कि कंजर्व हो, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन हो और जिसका काम हो कि इक्वल या सही कंपेंसेशन उस कम्युनिटी को मिले जहां का वो प्रोडक्ट है। मेरी बात समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। ठीक, और इसका दूसरा बेनिफिट है कि हमें ये नॉलेज भी देता है कहीं ना कहीं कि हम ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए या फिर ह्यूमैनिटी के डेवलपमेंट के लिए हमें किन किन रिसोर्सेज की जरूरत है वो भी हमें कहीं ना कहीं बताता है। और हमारे देश में कितना बायोडाइवर्सिटी है ये कहीं ना कहीं ऑन पेपर निकल के आया रिसेंटली, जो भारत ने रिपोर्ट पब्लिश की, उसके बारे में बात करेंगे। तो मेरी बात समझ में आई? एक तो पर्पस हो गया। दूसरा कि इसके अंदर स्पेसिफिक क्लियर कट रूल्स लिखे हुए हैं। रूल क्या है कि जो कम्युनिटी है, जिस एरिया में वो प्रोडक्ट है, वहां पर जो लोग रहते हैं उनके बीच में और जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन उस पर रिसर्च या उसका यूज करके कोई प्रोडक्शन करने वाली है, वो इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होगा। उस एग्रीमेंट को साइन करवाने में भारत सरकार मदद करेगी। ठीक, ये क्लियर कट मेंशन्ड रूल है इसके अंदर। अगला कि ये किन किन पर लागू होता है? प्लांट्स पर लागू होता है, एनिमल्स पर लागू होता है और किस पर लागू नहीं होता? माइक्रोब्स पर भी होता है,
ये ह्यूमंस पर लागू नहीं होता, जो कहीं ना कहीं ये बताता है आज से पहले या इस एग्रीमेंट से पहले जो बायोडायवर्सिटी की चोरी होती थी कि बिना बताए प्रोडक्ट का यूज हो रहा है और लोकल कम्युनिटी को नहीं पता, वो कहीं ना कहीं रुक गई। फिलहाल मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ये काम करता है एक्सेस टू बेनिफिट शेयरिंग पर, एबीएस पर, एक्सेस टू बेनिफिट शेयरिंग कि प्रोडक्ट का यूज हुआ। ऐसे समझ लो, मैं एग्जांपल देता हूं कि नागौर विलेज है महाराष्ट्र में, वहां की मिट्टी का यूज करके प्रोबायोटिक प्रोडक्ट बनाया गया, तो प्रोबायोटिक प्रोडक्ट बेचा मार्केट में, तो उससे पैसे आए, उस पैसे को उस गांव के साथ फेयर अच्छे तरीके से या सही पैमाने पर उनके साथ डिस्ट्रीब्यूट किया गया और उस पैसे को लगभग 68 लाख रुपीस मिले उस गांव को। उस पैसे का उस गांव ने एक समझदारी भरा यूज किया, प्लांट्स लगाए और बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्शन के लिए मेजर्स लिए। आपको एग्जांपल से ये बात समझ में आई होगी। अब आगे बात करते हैं, ये फोर्स में कब आया था नागोया प्रोटोकॉल? ये फोर्स में आ गया था अक्टूबर 12, 2024 को। ठीक, ऑब्वियस सी बात है, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं डायरेक्टली यूज नहीं होते हैं, दवाइयों में यूज होते हैं, फार्मास्यूटिकल्स में यूज होते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं, तो इनसे बेनिफिट भी एक अच्छा खासा जनरेट होता है। अगर वो बेनिफिट लोकल कम्युनिटी के साथ शेयर नहीं होगा तो कल को उस कंपनी के बीच में और लोकल कम्युनिटी के बीच में विवाद हो सकता है। उससे बचाने के लिए एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बना नागोया प्रोटोकॉल। सॉरी, इंडिया ने क्या किया, पहली रिपोर्ट सबमिट करी। ठीक, पहली रिपोर्ट भारत ने नागोया प्रोटोकॉल के अंडर सबमिट करी। किसने सबमिट करी? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। किसके साथ मिलकर करी? कि नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी के साथ मिलकर फैब 27 को 27 फरवरी 2026 को ये रिपोर्ट सबमिट हुई। ठीक, अब इसको रिपोर्ट तो सबमिट हुई, हमें अब रिपोर्ट के अंदर थोड़ी सी चीजें जाननी पड़ेंगी कि रिपोर्ट में एक चीज मेंशन्ड थी। वो चीज मैं बात करूं तो वो चीज थी कि इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस, IRCC। मैं इसके बारे में क्यों बोल रहा हूं मैं अभी बताऊंगा कि पूरी दुनिया में जितने भी सर्टिफिकेट पब्लिश हुए इस प्रोटोकॉल के अंडर, उनमें लगभग 60% तो भारत के सर्टिफिकेट्स थे। ठीक, तो जो बताता है कि भारत कितना डाइवर्स है। ऑन नंबर में बात करूं तो 3,556 सर्टिफिकेट्स भारत ने पब्लिश किए या फिर सबमिट किए उस पोर्टल पर जाकर, एबीएस के पोर्टल पर। तो वहां पर हमें पता चलता है भारत कितना ज्यादा डाइवर्स है और भारत के प्रोडक्ट्स का कितना सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन हो रहा है। ये भी दिखाता है कि कितना ज्यादा लोकल कम्युनिटी को इन सब चीजों से फायदा हो रहा है। बात समझ में आई? अब भारत में कैसे काम करता है, अब इसको समझते हैं। 3 लेवल पर ये काम करता है, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट पर और लोकल लेवल पर। सेंट्रल लेवल पर एक अथॉरिटी है जो नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी बनी, जिसका काम क्या है, कोई भी बायोडायवर्सिटी को लेके कोई भी प्रोटोकॉल आता है, कोई भी नया डेवलपमेंट आता है, उसको देश में लागू करना या अप्लाई करना, अगर भारत उसका सिग्नेटरी है तो। दूसरी चीज, स्टेट लेवल पर स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड्स बनाए गए। यूनियन टेरिटरीज में यूनियन टेरिटरी की बात करें तो यूनियन टेरिटरी बायोडायवर्सिटी काउंसिल्स बनाए गए। और ग्रास रूट लेवल पर बात करें तो बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज बनाई गई। भारत में लगभग 2,76,000 बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज हैं जो गांव लेवल पर काम कर रही हैं। क्या काम कर रही है? बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना, उनका रिकॉर्ड्स बना के रखना, और अगर उन बायोडायवर्सिटी प्रोडक्ट्स का यूज हो रहा है तो उनके बेनिफिट्स को लोकल कम्युनिटी के साथ शेयर करना। ये सारी चीजें, एग्जैक्ट नंबर बताऊं तो 2,76,653 प्रेजेंट डेट की है, आज की बात है ये। अब इस रिपोर्ट में लगभग 8 साल में जो भारत ने डेवलपमेंट किया इसके बारे में बताया। कब से कब तक? तो 1 नवंबर 2017 से लेके 31 दिसंबर 2025 तक के बारे में बात हुई। इतने सर्टिफिकेट्स इशू हुए, इतना ज्यादा बेनिफिट आम जनता को मिला, और कहीं ना कहीं इंटरनेशनली भी भारत की रेप्यूटेशन बढ़ती है इन चीज से
कि भारत बायोडाइवर्स है तो ऑलमोस्ट हर चीज में सशक्त बन सकता है या बन रहा है भारत। दूसरे एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक विलेज है, गांव है दापुर विलेज। दापुर विलेज की मिट्टी का यूज करके कि कोई प्रोबायोटिक प्रोडक्ट बनाया किसी कंपनी ने। अब उसके बेनिफिट्स जितने भी जनरेट हुए उसमें से फेयर एक सही अमाउंट लगभग 68 लाख रुपीस 68 लाख रुपए इस गांव के साथ शेयर किए गए, जिनका यूज उस गांव ने अच्छे तरीके से आगे बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने में, प्लांट लगाने में यूज किया। तो सम अप करते हैं। सबसे पहले चीज कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमें बताना कि कंजर्व करके रखना। कब शुरुआत हुई? सीबीडी की 1992 में हुई। ये 3 तरीके से काम करता है, जिसका एक पार्ट है नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल लीगली बाइंडिंग है। जो भी कंसर्न पार्टीज हैं, जो भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी प्रोडक्ट का यूज करती हैं, दे हैव टू साइन एन एग्रीमेंट लोकल कम्युनिटी के साथ और उसका जो बेनिफिट जनरेट होंगे उसको उस कम्युनिटी के साथ इक्वली शेयर करना। लीगली बाइंडिंग है, इक्वली शेयर करना। दूसरी बात, नागोया प्रोटोकॉल की शुरुआत कब होती है? 2010 में होती है। 2010 में ये कहीं ना कहीं कंट्रीज ने साइन किया था। कहां पे है? नागोया एक शहर है जापान में। एग्जैक्ट डेट है 29 अक्टूबर 2010। यहां से शुरुआत हुई। भारत इसका एक मेंबर है। इसके टोटल मेंबर्स 141 प्लस यूरोपियन यूनियन है। और इसके बाद भारत ने पहली रिपोर्ट पब्लिश करी। इस रिपोर्ट में भारत ने बताया कि ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी सर्टिफिकेट्स एबीएस की वेबसाइट पर, मतलब एक्सेस टू बेनिफिट शेयरिंग के पोर्टल पर डले हैं, उनमें से 60% जो पब्लिश किए हैं वो भारत के हैं। कौन से सर्टिफिकेट है उसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस, कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया किन सर्टिफिकेट्स को, कि बेनिफिट्स जिनके साथ शेयर हुए थे। दूसरा कि ये किस तरीके से काम करता है, नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल पर काम करता है। कितने लोकल सेंटर्स हैं? लोकल सेंटर्स की हम बात करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज कितनी है? 2,76,653 है। अगर हम कितना बेनिफिट हुआ, कॉस्ट या पैसे की बात करें तो वो ऐसे समझो कि 700-800 करोड़ तक की बात हो रही है। तो हम उस एग्जैक्ट नंबर पर नहीं जाएंगे। यहां पर इतनी सी बात है कि नागोया प्रोटोकॉल बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का एक तरीका है, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन उन रिसोर्सेज का करने का एक तरीका है, जिसका बेनिफिट लोकल कम्युनिटीज को भी होगा। दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू।